Hi everyone guys, how are you all? My name is शीतल राजपूत. I welcome you all to Prep JK. So मॉडले मिंटो रिफॉर्म के बाद एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट आया था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919. तो ये एक्ट है मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट भी इसको कहते हैं, जो 1919 में आया था. बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें लेकर आए थे ये लोग. तो ये हमारे जीएस फुल कोर्स का पार्ट है जिसमें हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ़िलहाल चला रहे हैं और इसके आगे और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम लोग डील करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी जिसको कहते हैं. एक्चुअली में ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश किया गया था 8 जुलाई 1918 को. तो इसको पब्लिश किया गया था 8 जुलाई 1918 को और फॉर्मली ये सामने आया था 1919 में. तो इसके बारे में और क्या है देखिए. एडविन मोंटेगो क्या है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट हुआ था फॉर इंडिया इन 1917 और ये 1922 तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहा. अब 20 अगस्त 1970 को मोंटेगो प्रेजेंटेड द हिस्टोरिक मोंटेगो डिक्लेरेशन. तो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा था कि मोंटेगो डिक्लेरेशन आया था जिसको अगस्त डिक्लेरेशन भी बोलते हैं. ब्रिटिश पार्लियामेंट में मोंटेगो ने इस डिक्लेरेशन को प्रेजेंट किया था 20 अगस्त 1917 में. ये जो डिक्लेरेशन है ये प्रपोज करती थी कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन और बढ़ाया जाए एडमिनिस्ट्रेशन में और सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट हो इंडिया में. 1917 में मोंटेगो इंडिया में विजिट किया और इसने वेरियस रिप्रेजेंटेटिव से बात की जिसमें महात्मा गांधी भी थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी थे. ही अलॉन्ग विद द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड. तो इन्होंने लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के साथ मिलकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट सामने रखी थी जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया का टाइटल दिया गया था और इसी को मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहते हैं. और रिपोर्ट को पब्लिश किया था 8 जुलाई 1918 में. ये जो रिपोर्ट है ये बेस बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, जिसको अगेन मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं या फिर मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं. इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था हमारे ज़्यादातर इंडियन लीडर्स ने, जिसमें एनी बेसेंट ने इसको कहा था अनवर्दी टू बी ऑफर्ड बाय इंग्लैंड और टू बी एक्सेप्टेड बाय इंडिया. तो हमने ये होम रूल लीग में भी पढ़ा था कि किस तरीके से एनी बेसेंट ने इस एक्ट को 1919 के इस एक्ट को कहा था कि ये इतना अनवर्दी है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है हमारे लाइक. देन हम बात करेंगे प्रिंसिपल प्रोविजंस क्या थे इस एक्ट के. ये प्रोविजन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे हम मेंस की बात करें, चाहे हम किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करें जेकेएसएसबी के या फिर प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है. सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डायरकी कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस हुई थी. तो डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में. डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 क्लासेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, नेमली द एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स एंड द मिनिस्टर्स. डायरकी यानी डबल गवर्नमेंट. अब डबल तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स चलाएंगे और दूसरा मिनिस्टर्स चलाएंगे. गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. जो गवर्नर होगा वो जो भी प्रोविंसेस में गवर्नमेंट होगी उसका एग्जीक्यूटिव हेड होगा. और जो भी सब्जेक्ट्स थे उनको 2 लिस्ट में डिवाइड कर दिया था, रिजर्व्ड और ट्रांसफ़र. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि जो सब्जेक्ट्स थे उनको 2 लिस्ट में डिवाइड किया था, कौन कौन से लिस्ट है, रिजर्व्ड और ट्रांसफ़र. या तो ये कह देंगे कि सब्जेक्ट्स को रिजर्व्ड और ट्रांसफ़र में डिवाइड किया था वो कौन से एक्ट में किया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो हर एक एंगल से आपने इंपॉर्टेंस को समझना है जो भी टॉपिक्स में आपको करा रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अब जो रिजर्व लिस्ट थी वो गवर्नर के अंदर आती थी एंड द काउंसलर्स. रिजर्व्ड लिस्ट जो है वो काउंसलर्स और गवर्नर के अंदर आती थी और ट्रांसफर्ड लिस्ट जो है वो मिनिस्टर्स के अंदर आती थी. मिनिस्टर्स को नॉमिनेट किया जाता था फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और ये रिस्पॉन्सिबल होते थे टू द लेजिस्लेचर, और जबकि काउंसलर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे टू द लेजिस्लेचर. तो ये जो प्रोविजंस है ये आपको याद रखने सारे. फिर जो साइज़ था लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का उसको और एक्सपैंड किया और इसमें 70% जो मेंबर्स होंगे अब इलेक्टेड होंगे, ये प्रोविज़न ऐड किया. ये एक्ट प्रोवाइड करता था क्लास और कॉमनल इलेक्टोरेट ऑल्सो. तो कॉमनल इलेक्टोरेट भी दिए जा रहे थे और क्लास बेस्ड इलेक्टोरेट्स भी दिए जा रहे थे. इलेक्टोरेट्स क्या होता है, मैंने आपको मॉडले मिंटो रिफॉर्म एक्ट में पढ़ाया था जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को. यानी कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, इसका जो लीडर है अगर ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इस कम्युनिटी के ही लोग इसको वोट कर सकते हैं. ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट.
और इसमें क्या था, वुमेन्स भी वोट दे सकती हैं, ऐसे भी प्रोविजन इसमें डाले गए थे, लेकिन विमेन का जो वोट है वो थोड़ा लिमिटेड था स्कोप में। गवर्नर हैड द वीटो अथॉरिटी ओवर द काउंसिल, जो काउंसिल होगी उसमें जो गवर्नर है उनके पास वीटो अथॉरिटी होगी, वीटो पावर होगी, जो इंडियन पॉलिटी के हमने काफ़ी ज़्यादा इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स में हमने वीटो अथॉरिटी, वीटो पावर के बारे में पढ़ा है, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं बता दूंगी, जैसे यूएन है, यूएन के 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास भी वीटो पावर है। वीटो पावर यानी कि ऐसी पावर जिसका यूज़ आप कर सकते हैं किसी भी रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए या फिर किसी भी रेजोल्यूशन को रोकने के लिए, तो वो होती है वीटो अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंटल लेवल पर गवर्नर जनरल जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होंगे। ये जो रिपोर्ट थी ये इंट्रोड्यूस इसने किया बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर पहली बार कौन से एक्ट में आया था, तो अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है यहाँ पर 2 हाउस होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जो कि लोकसभा बनी बाद में, और काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि बाद में राज्यसभा बनी। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमने इसी एक्ट से लिया है, 1919 के एक्ट से, तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन आ सकते। अब जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें जो 8 मेंबर्स होते थे उसमें से 3 जो है वो इंडियंस होने वाले थे, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। इवन दाउ इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन फ्रेंचाइज जो है वो अभी भी पार्शियल था, यूनिवर्सल नहीं था, सबको वोटिंग राइट्स नहीं थे। कुछ ही लोग थे जैसे कि जिनके पास प्रॉपर्टी है या फिर सरकार की तरफ से कुछ टाइटल्स हैं या फिर वो किसी अच्छे ऑफिस में, पब्लिक ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनको ही वोट देने का अधिकार था। ये जो एक्ट है इसने पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना की थी पहली बार, इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करना है। ऑल्सो इस एक्ट ने एक ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन में इस्टेब्लिश किया था। एक ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया कहाँ पे किया था, लंदन में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात करेंगे व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द मोंटेगो-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो इसके क्या रिजल्ट थे। द रिपोर्ट वाज इम्पॉर्टेंट क्योंकि पहली बार कॉन्क्रीट स्टेप लिए गए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड किया जाए। इलेक्शंस जो हैं वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे, विच नो डाउट ब्रॉट अ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग एजुकेटेड इंडियंस एटलीस्ट। तो इलेक्शन का जो प्रावधान है वो 1919 के एक्ट में आया था, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो रिफॉर्म्स आए थे वो हमारे ग्रेवियंसेस को सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे। हमारी जो लेजिस्लेटिव डिमांड भर चुका था, अब वो और भी कुछ नई चीज़ें चाहते थे। वॉइस रॉय स्टिल हैड वास्ट पावर टू अंडरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द लेजिस्लेचर। जो भी लेजिस्लेचर बनाए गए थे उसकी इफेक्टिवनेस को जो वॉइस रॉय है अभी भी अपनी वीटो का यूज़ करके उसको नेग्लेक्ट कर सकता है। एंड अगेन जो हमने देखा कि जो फ्रेंचाइज है, राइट टू वोट है, वो काफ़ी लिमिटेड और नैरो था, यूनिवर्सल नहीं था। देन इस एक्ट में ये बताया गया दैट अ सर्वे मस्ट बी मेड एवरी 10 ईयर्स की हर 10 साल के बाद हम लोग सर्वे करवाएंगे। और इसी के बाद सर जॉन साइमन कमीशन बाद में हम लोग पढ़ेंगे, जो इंचार्ज था इस सर्वे का, जिसने फर्दर जो है रेकमेंड की थी कुछ चेंजेस आनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1919 के एक्ट में क्या हुआ, सर जॉन साइमन को अपॉइंट किया गया, जो सर्वे करवाना था हर 10 साल के बाद, तो उसको अपॉइंट किया गया और ये रेकमेंड करेगा फर्दर क्या क्या चेंजेस हम लोगों को इंडिया में लानी चाहिए, उस चीज़ का सर्वे इसने करना था। एंड देयर वर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। इसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज भी हुई थी। साइमन कमीशन जब भारत में आया था 1930 में, 31 में और 32 में, और ये कॉन्फ्रेंसेज कहाँ पर हुई थी, लंदन में। बट नो हेडवे वाज मेड इन एनी ऑफ देम। बट इन तीनों ही कॉन्फ्रेंसेज में कोई भी नतीजा सामने निकल कर नहीं आया था। मेजर जो डिसएग्रीमेंट था बिटवीन द INC एंड द ब्रिटिश वो था सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर, जो 1919 के एक्ट में, पहले जो 1909 का एक्ट था इसमें सिर्फ मुस्लिम्स को दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट, अब 1919 में इन्होंने डिफरेंट कम्युनिटीज़ को दे दिया, मुस्लिम्स के अलावा और भी कम्युनिटीज़ को दे दिया था। तो इस चीज़ को जो है कांग्रेस ने अपोज किया था, बट दे वर रिटेन्ड इन रैमसे मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड। लेकिन उसके बाद रैमसे मैकडोनल्ड का कम्युनल अवार्ड आया, वहाँ पर इस चीज़ को और एक्सपैंड कर दिया। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ, जिसमें जो सेल्फ गवर्नेंस जो पहली बार मोंटेगो-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म में बोला गया था उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिला। अब हम